हेलो दोस्तों, तो यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। सारे के सारे आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। आप एक एक क्वेश्चन को है ना गूगल कर कर देख सकते हैं। आपको सारा कंटेंट एकदम प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, अभी 2021 में आपका पेपर हुआ था तो सारे क्वेश्चन मैंने उसी के रखे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3, सब चीज़ मैंने लिख के रखा है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको बहुत अच्छी मतलब एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आपको सॉल्व करना है। तो पहला ही क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमशः 729, 486 और 1458 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, टाइप तो बिल्कुल बेसिक है, बस ऊपर की जो क्षमता वाला जैसे आप क्षमता निकालते हैं उसकी संख्या थोड़ी बड़ी कर दी उन्होंने। ठीक है, तो इसको करने के दो मेथड हैं आपके। ठीक है, पहला मेथड ये है कि आप इसे ऑप्शन से कर लो। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, वो दूसरा मेथड वो मतलब जैसा होता है वैसा करेंगे, मतलब बेसिक मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब ए जो है, ए कर रहा है कितने में, 729 दिनों में। ठीक है, और बी जो काम कर सकता है वो 486 दिनों में। ठीक है, और सी जो है वो 1458 दिनों में कार्य कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, 7, 2, 9 और 9, इसमें आपकी 9 की विभाज्यता का पालन हो रहा है। ठीक है, 9 की विभाज्यता इसमें लग रही है। यहाँ पर देख लो, 6, 4, 10 और 8, 18, इसमें भी 9 की विभाज्यता लग रही है, इसमें भी 9 की विभाज्यता लग रही है। मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। सबसे पहले काम आप पहली मेथड से जाएं, जो कि आपका विभाज्यता का नियम से। ठीक है, ऑप्शन एक देख लेते हैं, 4, 2, 6 और 1, 7, इसमें 9 का भाग नहीं जाता। 4, 3, 7, 2, 9, हाँ इसमें भाग जाता है। 5, 4, 9 और 2, 11 नहीं जाता, और 7, 4, 11, 2, 13, इसमें भी नहीं जाता। मतलब केवल ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड है जिसमें 9 का भाग जा रहा है, और आप उत्तर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी पहली मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी मेथड से। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप यदि अच्छे से देखें, यहाँ पर देखो, यदि इनका एलसीएम लेने जाएं तो दो संख्या तो आपकी छोटी हैं, लेकिन तीसरी संख्या आपकी 1000 से ऊपर चली गई है। यदि आपको इसका एलसीएम लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 729, 700 का दोगुना कितना होता है, 1400, और 29 का दोगुना कितना होता है, 58। मतलब ये है कि आपका जो इसका एलसीएम आने वाला है वो 1458 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 486। ठीक है, अब इसका भाग किस में जाएगा, कितनी बार जाएगा वो देखो आप, मैं अभी आपको स्वयं बताता हूँ। ठीक है, 729 का 2 बार इसमें भाग जाएगा। ठीक है, 426 का कितनी बार जा सकता है वो भी देखो आप, इकाई अंक सही बताऊंगा। ठीक है, 6 का गुणा हम कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए, तो 6 का गुणा आप 3 बार पढ़ो जिससे कि आपका 18 आएगा, और 4 का गुणा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो 86 का 3 गुना कितना हो जाएगा, वो आएगा आपका 258। मतलब एग्जैक्ट इसमें 3 बार भाग आपका जा रहा है, और 1458 एकम 1458 आपका होता ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब टोटल काम कितना है, 1458, और हमें तीनों लोगों से काम करवाना है। कितने दिन लगेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 2, 5 और 1, 6 की क्षमता से जब ये तीनों काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 6 दूनी 12, बचेंगे आपके 2, 6 चौके 24 और 6 तिरी 18, 243 दिन लगने वाले हैं और काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी दो मेथड हैं, और इससे आपको कैलकुलेशन में भी अच्छी मदद मिलेगी कि अब आप बाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो समय नहीं रहता है तो बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये तो आपकी मेथड है। पहला काम तो आप ये जरूर कीजिएगा कि विभाज्यता का नियम चेक कर लें। ठीक है, सारे के सारे मतलब अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। लिखा है थंबनेल में, आपने देख लिया होगा टॉप 20 क्वेश्चन, और टॉप आपका सोल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, सेक्शन ए में 66% पास हुए और बी में 51% पास हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 8% फेल हुए हैं। यदि दोनों सेक्शन में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ना मैं इसे बेन डायग्राम से कराता हूँ, ठीक है, ना किसी अन्य मेथड से कराता हूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट से कराता हूँ। देखो आप, शायद आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा, और इसका भी मैं आपको ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा। ठीक है, कैसे करते हैं। अब यहाँ पर उसने बोला है सेक्शन जो ए है आपका, उसमें कितने 66% आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है,
और जो सेक्शन बी है उसमें आपके केवल 51% ही पास हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शन हैं ए प्लस बी, इनमें क्या हुआ है, इनमें केवल आपके 8% जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, यदि इसमें दोनों सेक्शनों को मिलाकर 8% फेल हुए हैं, ठीक है, दोनों सेक्शनों को मिलाकर 8% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? यदि 8% इसमें फेल हुए हैं तो आप खुद इतना सोचिए कि 92% जो हैं इसमें पास हुए होंगे दोनों सेक्शनों में मिलाकर। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 6 और 1 7 और 6 5 11, मतलब दोनों सेक्शनों में मिलाकर 117% पास हुए हैं। ठीक है, जबकि दोनों सेक्शनों में एग्जैक्ट इसमें कितना दिया गया है? 92%। ठीक है, दोनों सेक्शनों में मिलाकर ये आपके अलग अलग हो रहे थे और ये आपका टोटल है। ये मैंने आपको दोनों अलग अलग जोड़ के बताया और ये दोनों मिलाकर हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से इसको घटा लो। 117 में से जब 92 आप घटाएंगे कितना आएगा? ये आएगा आपका 25%। अब यहाँ पर आप उसने देखो बोला क्या है, यदि दोनों सेक्शनों में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और यह हमने किसका निकाला है? ये आपका उत्तीर्ण का ही निकाला है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से केवल 25% उत्तीर्ण हुए हैं, वो बोल रहा है कितने? 450 उत्तीर्ण हुए हैं। तो 25% का मान 450, तो 100% का मान कितना होगा? एकदम वन लाइनर तरीके से आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 25 से ये 4 बार जाएगा और 45 चौके कितने होते हैं? 1800, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? ये होगी आपकी 1800। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला है एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार पास हुए, ठीक है, और बी में 51% पास हुए। ओके, कोई बात नहीं। अब दोनों सेक्शनों में मिलाकर 8% फेल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो 117%, दोनों सेक्शनों को मिलाकर 117% पास हुए हैं। लेकिन उसने यहाँ पर कितना बोला है? जबकि दोनों सेक्शनों में 8% फेल हुए हैं। यदि 8% फेल हुए हैं तो 100 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे? 92% पास हुए होंगे। अब इनका अंतर ले लो, कितना आएगा? 117 में से 92 जाएगा, 25% तो पास हुए हैं। ठीक है, और जबकि उसने संख्या में कितना बोला है? यदि दोनों सेक्शनों में मिलाकर 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं, हमारे हिसाब से 25% हुए हैं, संख्या में उसके हिसाब से 450 हुए हैं, तो 450 बटे 25 गुणा 100 यानी कुल 1800 विद्यार्थी थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है एक्स से वाई तक 121 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। कोई रूट है जो एक्स से वाई तक जाता है, जो कि 121 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 150 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा कि 150 मिनट पहले और 150 मिनट बाद में। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? 121 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 150 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वह यदि 132 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? 150 मिनट पहले और 150 मिनट बाद, जब इनका अंतर आप करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 300 मिनट। इसका भी उपयोग होगा। ठीक है, मैं ऐसा किस लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसको करने के आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो होता है आपका ऑप्शन। अब आप बोलेंगे कि इन चारों ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आपका यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 में पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन के नीचे मैंने लिखा है कि कब पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी जो आपकी चाल दी गई है वो दी गई है किसमें? 121 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, जबकि उसने पूछा क्या है? दूरी पूछा है। तो हम क्या करते हैं, आपका चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? वो करते हैं हम दूरी, समय निकालने के क्या करते हैं? ये होता है आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी में आपका चाल का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो दूरी दी गई है, चाल दी गई है वो 121 और 132। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 121 भी दिया गया है और 132 भी दिया गया है। इसमें जो है आपका 11 का भाग जा रहा है, एक 11 11 में 121 और 132 में भी 11 का भाग जा रहा है। मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें आपका 11 का भाग जरूर जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको संतुष्ट करके भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे? इसमें देख लो क्या 11 का भाग जा रहा है? 4 और 6 दूनी 12 एक 13, इसमें नहीं जा रहा है, 9 आ जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, 11 की विभाज्यता आपको पता ही होगी, ऑल्टरनेटिव सम करते हैं। ठीक है, 3 और 6, ये 3 हो जाएगा, 0 और 3 और 6 दूनी 12 एक 13, इसमें नहीं जा रहा। और ये आ जाएगा आपका 2, 6 दूनी 12 एक 13, हाँ इसमें जा रहा है। मतलब केवल ऑप्शन नंबर तीसरा ऐसा है जिसमें हमारा
11 का भाग जा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, संतुष्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसा ही लिखे रहने दो। अब यहाँ पर देखो, उसने पूछा क्या है कि x और y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। ठीक है, यदि हम ऑप्शन नंबर सी से जाएं और यही उत्तर है। ठीक है, आपको यदि पहले विभाज्यता चेक कर लेनी है। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यदि 7260 किलोमीटर की दूरी है और 121 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं तो कितना मिनट लगेगा वो देखो आप। इसे हम काट लेते हैं, 11 से जाएगा 11 बार और 11 छक्के 66 और 11 छक्के 66। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा क्या, 0, और 11 से इसे काट लेते हैं, 11 छक्के 66, ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब हम ले लेते हैं क्या, दूसरी दूरी। अब ये आ जाएगा आपका 7260 और 4 दूसरी ले लेते हैं। अभी हमने 121 लिया, अब ले लेंगे कितनी, 132। अब जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 से जाएगा ये आपका 12 बार और ये जाएगा आपका 660 बार। अब 12 से इसे काट के देख लो, 12 से कितनी बार जा सकता है ये, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये आपका हावर में है, घंटे में है। ठीक है, मिनट में नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो आपको चाल दी गई है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई, मतलब घंटे में दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर देखो, 60 घंटे और 55 घंटे में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 5 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये आ गया आपका 5 घंटे, और यदि आपको इसमें मिनट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 60 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300 मिनट। हो गया ना आपका सत्य, मतलब सिद्ध हो गया ना, जैसे मतलब 10वीं 12वीं में कहते थे इति सिद्धम। तो ऐसे आपको ऑप्शन उठा के कर लेना है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि कैसे हुआ। ये आया था आपका क्या, इसका अंतर आया था 60 आवर और 55 आवर में कितने का अंतर है, 5 आवर का अंतर है। जबकि ऑप्शन में कितना बोला गया है, 300 मिनट, तो इसको भी हमने मिनट में चेंज कर लिया तो कितना आ गया, 300 मिनट। ठीक है, तो ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि कभी ऐसे क्वेश्चन आए, यदि एग्जामिनर टफ से टफ क्वेश्चन बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्षमता दी गई है। ठीक है, यहाँ पर दी गई है बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। यदि यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए, यहाँ पर लिख लेते हैं हम बी, उसने बोला है बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है बी। यदि ए को हम 100 मान लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक, यानी ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, अब इसे हम और काट लेते हैं, 25 से 4 बार और 25 से 5 बार। ठीक है, अब ये आ गई उसकी क्षमता। अभी हमें निकालना है कुल काम। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि यहाँ पर 1 सेकेंड, उसने बोला है कि ये जो है एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। यदि 1455 दिनों में कर सकता है, 1455 दिनों में कर सकता है, कितने की क्षमता से, 4 की क्षमता से, तो ये आ गया क्या, ये आ गया आपका कुल काम। अब उसने पूछा क्या है कि बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब जब इसे कराया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस आपको क्या करना है, 5 से आपको केवल भाग कर देना है। ठीक है, तो 5 से इसे भाग करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 एकम 5 गुणा 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4, 9 चौके 36, बचेगा आपका 3, 4 दूनी 8 और 10 और मतलब 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी ये हो जाएगा आपका 1164। ये आ जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दी गई थी क्या, आपको क्षमता दी गई थी। उसने बोला है बी जो है ए से 25% अधिक है, यानी ये आ गई इनकी क्या, कार्य क्षमता। उसने बोला है कि 1455 दिनों में कार्य कर सकता है। यदि 1455 दिनों में एक कार्य कर सकता है, किसकी क्षमता से, 4 की क्षमता से, तो ये आ गया क्या, कुल काम। अभी हमने गुणा नहीं किया है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन कम कम करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, या आप गुणा करके देख लो या फिर ऐसे भी निकाल दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। पहली किस्म 429 लीटर, दूसरी किस्म 462 लीटर,
तीसरी किस्म 528 लीटर है। समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिससे वह भिन्न किस्मों के दूध का बिना मिश्रण भरा जा सके। ये आपका बताएं तो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपको 3 किस्में दी गई हैं, 429 लीटर की, और यह है आपकी 462 लीटर की, और यह है आपकी 528 लीटर की, ठीक है। अब इसका लेना पड़ेगा आपको क्या, एचसीएफ। यदि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो एचसीएफ में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह बड़ी से बड़ी आपको मात्रा ढूंढनी है जिससे इसे नाप सकें। अब एचसीएफ निकालने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है, डिफरेंस मेथड। इसको आपको एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों के बीच में देखो, ये सबसे पास पास संख्याएं हैं, दो पास पास संख्याओं के बीच डिफरेंस निकाल दो, एचसीएफ निकल आएगा। अब यदि हम यहाँ पर अंतर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि हम अंतर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 में से आपका 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। मतलब ये आ गया आपका एचसीएफ, ये आ गया आपका एचसीएफ। बस अब कुछ नहीं करना है, तीनों में भाग दे के देख लो, 429 बटे में आपका 33, और यहाँ पर 462 बटे में आपका 33, और 528 बटे में आपका 33। बस कुछ नहीं करना है, इतना ही बस करना पड़ता है, ठीक है। अब 11 से काट लेते हैं, 11 से जाएगा ये आपका 3 बार, और 11 × 33, और 11 नाम 99, और 3 से जाएगा ये आपका 13 बार। तो मतलब यहाँ पर निकल गया है कितना, 13 प्लस। अब क्या हो सकता है, 11 से फिर काट लेते हैं, या फिर हम काट लेते हैं किससे, 33 से काट लेते हैं। 33 एकम 33 बचेगा आपका कितना, यहाँ पर बचेगा आपका 33 और 10 22 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना, 33 एकम 33, सो 33 और 12 कितना होता है, 33 और 13 होता है, ठीक है। 13 बच जाएगा, फिर उसके बाद में ये आपका हासिल का 2 आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार, क्योंकि यह होता है आपका 33 चौके 132 होता है। तो यहाँ पर निकल गया कितना, ये आ गया आपका 14। अब यहाँ पर प्लस फिर लगा दो, अब फिर से हमें भाग देना पड़ेगा इसमें भी, ठीक है। तो 33 से कितनी बार जा सकता है, 11 से जाएगा ये आपका 3 बार, और 11 चौके 44, और 11 अट्ठे ये आ जाएगा 88, और 3 से जाएगा ये आपका 16 बार, ठीक है। उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब इसे जोड़ के देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, और 3 13, और 1 2 3 और 1 4, मतलब 43 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर समझा देता हूँ। उसने बोला दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। पहली किस्म 429 लीटर, दूसरी किस्म 462 लीटर, और तीसरी 528 लीटर है। समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं, जिसमें भिन्न किस्मों के दूध का बिना मिश्रण के भरा जा सके। तो आप सबसे पहले आपने इसका एलसीएम एचसीएफ लिया। एचसीएफ क्या होता है, दो पास पास की संख्याओं का डिफरेंस ही आपका एचसीएफ होता है। तो हमने 33 एचसीएफ निकाल लिया। अब 33 में हम 429 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 33 से जब 462 में भाग करेंगे 14 आ जाएगा, और 33 से 528 में भाग करेंगे 16 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे 43 आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। देखो ये है आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको केवल एचसीएफ लेकर ही बताना है, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर आप कृपया करके विनती करके कमेंट में बता देना, ठीक है। और नहीं देना हो तो मत देना, कोई मतलब ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे भी आपने कभी भी, आप लोग देखते तो हैं लेकिन आपने कभी भी उत्तर नहीं दिया, ठीक है। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे जैसे मैं कराता हूँ वो आपको ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत 89 किलोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा लिख लो, 139 लोग हैं जिनका औसत कितना है, 89 यानी 89 दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि पहले 139 लोग थे तो एक व्यक्ति इसमें जोड़ दिया गया जिसे मैनेजर बोलते हैं, तो अब व्यक्ति कितने हो गए, 140 हो गए। समझना मैं क्या बता रहा हूँ। एक प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत बढ़ जाता है, सबका 1-1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 140 लोगों का औसत कितना बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे 140 बढ़ जाएगा। बस इसे जोड़ लो, 9 ये आ जाएगा, 8 4 12, और 1 और 1 2, नया औसत ये आ जाएगा 229, नया एवरेज 229 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक है। बड़ी गहरी बात है, आप समझना जरूर। 139 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत
89 किलोग्राम है। ठीक है, 139 लड़के थे पहले जिनका औसत 89 किलोग्राम था। यदि प्रबंधक यानी मैनेजर का भी वजन जोड़ लिया जाए तो आप कितने हो गए, 140 लोग हो गए, तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब भी औसत बढ़ेगा तो जितने लोग हैं सभी का बढ़ेगा। अब उसने बोला क्या, 1-1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 140 का 1-1 किलोग्राम सब में बढ़ा दो, कितने की बढ़ोतरी होगी, आप बोलेंगे 140 की, तो 89 में 140 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 229। यही आपका नया औसत न्यू एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में हैं। तीसरी संख्या के तिगने तथा पहली संख्या की दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली संख्या, यह है आपकी दूसरी संख्या और यह है आपकी तीसरी संख्या। क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसे ही करेंगे। तीसरी संख्या के तिगने, ठीक है, तो 19 का हमने 3 गुना कर दिया। आगे चलो, और पहली और दूसरी संख्या के योग, ठीक है, तो अंतर देखना है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का योग, इन्हें जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 1 2 और 1 3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, तीसरी संख्या के तिगने, तो 19 का हमने 3 गुना कर दिया, तथा पहली और दूसरी संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया, 32, के बीच का अंतर 625 है, के बीच का अंतर 625 है। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखो आप, 19 दिया 57, 19 दिया हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आ जाएगा आपका 32, बराबर में आ जाएगा 625। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5। ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 2, और ये आ जाएगा 625। 25 से 625 बार कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आपका 25 बार। ये आ गई आपकी एक की वैल्यू निकल कर। अब क्वेश्चन में अब जो भी पूछा है वो हम बता देंगे। उसने पूछा है पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली और तीसरी, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 15 और 19 के बीच में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 4 का अंतर है। जबकि एक की वैल्यू निकल के कितनी आ गई है, 25, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 15 17 19। उसने बोला है तीसरी संख्या के तिगने 19 है, इसका तिगना कर दिया। ओके, पहली और दूसरी संख्याओं का योग, पहली और दूसरी संख्याओं का योग कितना होगा, 32, के बीच का अंतर, अंतरानी माइनस 625 दिया गया है। 19 दिया 57 में से 32 घटाया, कितना आ गया, 25, बराबर में 625। 25 से कटेगा 25 बार, एक की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 25। उसने बोला है पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर, पहली और तीसरी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। 4 का गुणा 25 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन क्वेश्चन खत्म हुआ यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है 2400 में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ से जो लाइन है वो आपकी अच्छी बन जाती है। 10% का लाभ कमाने के लिए पावर बैंक किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10% का लाभ कमाना है, मतलब विक्रय करना है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10% आपको कमाना पड़ेगा। 10% का मतलब ही क्या होता है, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, और 110 में किसका भाग जाता है, 11 का। तो जो भी उत्तर होगा उसमें 11 का भाग जरूर जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बिना देखे आपने लगा दिया 3300, और आप जो है आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसे हम करते हैं। यदि 2400 में उसने क्या किया है, पावर बैंक को बेचकर 20% का नुकसान उठाता है, मतलब कितने का परसेंटेज में, कितने में बेचता है, 80% में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, देखो 2400 में आप कोई वस्तु बेच रहे हैं और परसेंटेज में आपको हानि हो रही है कितने की, 20% की, मतलब 2400 में केवल 80% पे ही आप बेच रहे हैं। और उसने बोला क्या है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यदि आप यहाँ पर 100 रख देंगे तो उसके बाद में आपको अलग से 10% निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा समझदारी यही कहती है कि भाई साहब यहीं पर 110 रख दो। ठीक है, क्योंकि आपको जो है नंबर लाइन बढ़ाने के नहीं, लाइन शॉर्ट करने के आपको नंबर मिलते हैं, केवल टिक करने के नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 4 बार
और 20 से जाएगा कितनी बार, ये जाएगा आपका 12 बार, 120 बार। और क्या हो सकता है, 4 तिया 12 और 11 तिया कितना होता है, 3300। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानेंगे इसे। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 1। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, सबसे पहले नोट कर लो, यदि वो 65 किलोमीटर की चाल से जाता है और पहले जाता है किससे, 61 से। ठीक है, पहले 61 ही लिख लो, नहीं तब क्वेश्चन बुराई मान जाएगा। ये आ जाएगा आपका 65। यदि एक व्यक्ति जो है 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की बजाय 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 100 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। यहाँ पर अंतर कितने का है, आप बोलेंगे 4 का, जबकि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन में बोला 100 किलोमीटर का, हमारे हिसाब से 4 किलोमीटर का अंतर आ रहा है और वो बोल रहा है 100 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रहा है, तो 4 का मान ही आपका 100 है। ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, तो जब वह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी से चलाता है, चाल से चलाता है गाड़ी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जब वह 65 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और उसे लगते हैं कुल कितने, 25 घंटे। तो दूरी कितनी तय होगी, 25 पंचे 125, बचेंगे आपके 12, 25 छक्के 150, 162 की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। एक बार फिर मैं आपको इसके दर्शन करा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो क्वेश्चन बोल रहा है 100 किलोमीटर अधिक लगता है और मेरे हिसाब से 4 का अंतर है, वो बोल रहा है 100 का अंतर है, तो एक का मान 25 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा समय निकल कर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपका समय 25 हावर। जब वह 65 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 65 किलोमीटर की चाल से गया और कितने घंटे तक चला, 25 घंटे तक, तो 65 इंटू 25 1625 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 775 मीटर लंबी की एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी ट्रेन सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो दोनों की लंबाई जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 775, पहले मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, वो होता है, हमारा फॉर्मेट होता है डी बराबर एस गुणा टी। डी बराबर दूरी, एस गुणा चाल और टी समय। ठीक है, यदि 775 मीटर की एक ट्रेन है तो उसके साथ में मैंने अभी आपको क्या बताया, चाहे आपका सुरंग हो चाहे प्लेटफॉर्म, उसकी जो है आपकी दूरी ऐड होती है। ठीक है, तो सुरंग को मान लिया क्या हमने एस, बराबर में चाल कितनी दी गई है, 108 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखना, आपको दूरी दी गई है किस में, 775 में। ठीक है, जबकि चाल दी गई है किस में, किलोमीटर में, मतलब दूरी दी गई है मीटर में और चाल दी गई है किलोमीटर में, तो हमें इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से बस इसे गुणा कर दो और समय कितना दिया गया है, 60 सेकंड। बस डी बराबर एस टी इतने के लिए है और एक सांस में आपका उत्तर आने वाला है। यह जाएगा कितनी बार, यह जाएगा 8×48, यानी यह जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, 775 प्लस एस बराबर 6 पंचे 30 और 30 छक्के कितना होते हैं, ये होते हैं आपके 1800। ठीक है, अब क्या होगा, एस बराबर कितना आ जाएगा, 1800 और 775 इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 जाएंगी, ये आ जाएंगे आपका 5 और 9 में से 7 जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा, यहाँ पर 0 और 1025 है क्या ऑप्शन में, हाँ 1025 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस क्या याद रखना है, डी बराबर एस गुणा टी, डी बराबर दूरी, चाल और समय। अब यहाँ पर मीटर में दी गई थी दूरी, तो हमने क्या किया, इसे चाल को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ट्रेन के साथ उसकी प्लेटफॉर्म की दूरी हो चाहे सुरंग की दूरी हो, ऐड जरूर होती है, लंबाई। ठीक है, दूरी बोल रहा हूँ, लंबाई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8200 है तो वर्ष में समय अवधि कितनी होगी? सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। यदि उसने 80,000 का निवेश किया है और उसको 8200 रुपये ब्याज मिला है तो फॉर्मेट क्या होता है? वो होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 दर निकालने का, और वही होता है आपका समय निकालने का, ठीक है। कैसे? वो देखो, यदि 8,200 रुपये ब्याज मिला है, किस पर मिला है? 80,000 पर। 1 2 3 4 गुणा में आ जाएगा क्या? 100, ठीक है। अब आप देखना कैसे करते हैं हम। ये आपका 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए और 2 जीरो से आपके 2 जीरो जा चुके हैं। अब जब आप 82 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 धाम 80, फिर बचेंगे आपके 2, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। अब एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 5% यदि रेट है तो कितने वर्ष में ये 1025 बना देता है रेट? तो आप बोलेंगे 2%, 2 वर्ष में। 5 वर्ष का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 5% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 10.25। या फिर इसे निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, वो क्या होता है? एक बार 5 दूनी 10 कर दो और एक बार उसका वर्ग कर दो, ठीक है। तो 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 1025। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबसे अच्छी मेथड है, जितना भी ब्याज मिला है उसे ऊपर रखो, किस पर? मूलधन पर, गुणा में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। जब भी आपको बोले इतने गुना हो चुका है, यहाँ पर बोला है 7 गुना, तो इसका फॉर्मेट होता है x - 1 बटे रेट गुणा या फिर आपका टाइम दिया गया हो, और गुणा में कर दो बस आप 100, ठीक है। और जब भी आपको 2 इक्वेशन दी गई हो तो बस इसी को उठा के इसके साइड में रख दो। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, उसने बोला है 7 गुना, तो x का मान होगा आपका 7। तो आपको जब भी बोले 7 गुना तो 1 घटाकर यहाँ पर लिख दो, और बटे में 24 वर्ष बोला है ना, तो 24 वर्ष यहाँ पर रख दो, और 12 वर्ष। 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं, तो बराबर में ये भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। बराबर में बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी आपको गुना बोले 7 गुना 8 गुना, तो 8 गुना बोले तो 8 में से 1 घटा के 7 लिख लो, बटे में आपका वर्ष या रेट जो भी आपको दिया गया हो, ठीक है, उससे आपका कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब हम इसे करेंगे, कैसे करेंगे? उसने बोला साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में, देखो यहाँ पर बोला ना 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6 लिखेगा, 6 लिखेंगे हम, ठीक है, 1 घटा लेंगे, तो 24 वर्षों में, 24 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगा? x - 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम x - 1 ही लिखेंगे, नहीं तो आप लिखें ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 6 दूनी 12 और 2 से जाएगा ये आपका 12 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन निकल कर कितनी आ गई है? यहाँ पर आ गई है 12 बराबर x - 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 13 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक आपका माइनस में है, उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। बस याद क्या रखना है, जैसे उसने बोला 13 वर्ष, तो 13 में से 1 घटाओ और बटे में या तो रेट दिया गया होगा या तो आपको समय दिया गया होगा, ठीक है, और बराबर में यही इक्वेशन रख दो, आपका उत्तर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार का सवाल हो, बस टाइप यही होनी चाहिए, आपका उत्तर आएगा ज़रूर, ठीक है। बस ऐसे सॉल्व करना आप। एक छुटकू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो 6 शेषफल आता है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं, ठीक है। उसने बोला 17 से विभाजित किया जाता है तो 6 प्राप्त होता है, तो हमने क्या मान लिया, हमारी संख्या जो है वो 6 ही है। अब उसने आगे क्या बोला है, जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब इसके वर्ग को जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, यह उसने बोला है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 17 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, यह बचेगा आपका 2 शेषफल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसने बोला है 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या होता है, शेषफल कोई संख्या मान लेते हैं। अब उसने क्या बोला है, उसी संख्या के वर्ग को, तो 6 के वर्ग यानी 36 को 17 से विभाजित करना है, तो कितना शेषफल आएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज। पी, क्यू और आर का औसत वजन 51 किलोग्राम है, ठीक है। लिखते ही चलो, 3 लोग हैं,
और इनका औसत वजन 51 है, तो इनका योग कितना होगा, 5 तिया 15, 153। ठीक है, उसके आगे 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 पढ़ते हैं। यदि P और Q का औसत 45 किलोग्राम है, ठीक है, अब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और इनका औसत कितना दिया गया है, 45, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। आगे चलते हैं। और Q और R का औसत 46 है। यदि अगेन 2 लोगों का औसत कितना दिया गया है, 46, तो इनका औसत कितना होगा, 45 दूनी 90 और 6 दूनी 92, यानी ये हो जाएगा आपका 92। ठीक है, तो बोला है Q का वजन कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लो और इसमें से घटा दो, तो यह आ जाएगा 2 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो 182 में से 153 घटा दो, कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका कितना, 9, और 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, या 17 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 29। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पी क्यू और आर ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तीनों संख्याओं का हमने क्या किया, योग निकाल लिया। यदि 3 संख्याएं पी क्यू और आर का औसत 51 है, तो उनका योग कितना होगा, 153। यदि 2 संख्या है पी और क्यू का औसत 45 किलोग्राम दिया गया है, तो इनका योग कितना होगा, 90। और 2 संख्या अगेन का 46 है एवरेज, तो इनका योग कितना होगा, 92। 90 और 92 होगा 182, या तो 153 में से 182 घटा दो, या 182 में से 153 हटा दो, तो उत्तर आपका 29 आएगा, जो कि क्यू का औसत वजन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, औसत वजन नहीं, मतलब वजन निकल कर आ जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट में बता देना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन। इसका भी उत्तर आपको एक बार करके देखना, और ना आप पे बने तो आप डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर लेकर आइए, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने CGL के लिए अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट कराए ना, CGL SSC CGL, उसमें मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका मध्यिका से क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। प्रथम 6 माही सेक्टर के दौरान सैम के अंक 78, 96, 86, 96, 79, 85, 100, 97 और आपके 69 और 73 हैं, तो उसके अंकों की मध्यिका क्या होगी। आपको पता होगा मध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको इनको क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इनको व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 69 आएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा 69, फिर उसके बाद में 69 के बाद में क्या आ सकता है, फिर आएगा आपका 73, फिर 78, फिर उसके बाद में 79, फिर उसके बाद में आएगा आपका 85, फिर आपका 86, फिर आपका 96, फिर 96 और फिर 97, और फिर उसके बाद में आएगा आपका कितना, 100। यह हमने क्या कर लिया, इनको व्यवस्थित कर लिया आरोही क्रम में। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है, जब भी आपको सम संख्या दी गई हो, सम संख्या मीन्स देखो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं, मतलब ये सम संख्याएं। यदि 11 होती तो ये विषम होती। और जब भी आपको 10 संख्याएं दी गई हों, तो उनका मध्यिका आपको उनकी मध्यिका आपको निकालनी पड़े, तो उसका जो सबसे शॉर्ट तरीका होता है, वो होता है आपका मध्यिका बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद बटे में बस आप 2 कर दीजिए। जब भी आपको सम संख्याएं दी गई हों, तो 5वां और 6वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5वां पद हो गया आपका 85 और 6वां पद हो गया आपका 86। तो 85 और 86 को आपको जोड़ना है और बटे में आपको 2 कर देना है। ठीक है, बटे में आपको 2 से भाग कर देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो 6 5 11 और उसके बाद में 8 और 8 16 और 1 17, बटे में आ जाएगा कितना, 2, और जब इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 85.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको मध्यिका पूछे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। यह आपके आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। आरोही क्रम मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। और जब भी आपको संख्याएं सम दी गई हों, तो आप क्या करेंगे, 5वां पद प्लस 6वां पद और बटे में आपको 2 कर देना जोड़ के, तो आपको मध्यिका मिल जाएगी। ठीक है, UPSI 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे करते हैं। एक बर्तन में स्प्रेड और पानी
4:3 के अनुपात में दी गई है। ये आ गया आपका स्प्रेड और ये आ गया आपका P फॉर पानी। जो आपको किस अनुपात में दी गई हैं, वो दी गई हैं 4:3 में आपको दी गई हैं। आगे पढ़ते हैं। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रेड और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो स्प्रेड और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है यदि इसमें क्या करते हैं, 5 लीटर स्प्रेड और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। मतलब इसमें भी आपको 5 लीटर पानी मिलाना है और इसमें भी आपको 5 लीटर स्प्रेड मिलानी है। ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन किससे, आपकी क्रॉस मेथड से। यदि आपने ऐसे क्वेश्चनों को क्रॉस मेथड से नहीं करते बनता है तो आप यहाँ पर सीख लीजिए, नहीं तो आपके पास एक डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा जो कि मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देखना। वहाँ पर मैंने क्रॉस मेथड का जादू नाम से एक वीडियो डाला है जिसमें सारे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, कैसे वो आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। यदि पहले अनुपात 4:3 था तो उसमें 5 लीटर पानी और 5 लीटर स्प्रेड मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 बन जाता है। क्रॉस मेथड कैसे करते हैं, 4 का गुणा 4 में कीजिए और 5 का गुणा 3 में कीजिए, फिर दोनों को घटा लीजिए और जो भी अंतर आए फिर उसके बाद में 5 का गुणा 5 में कीजिए, 5 का गुणा 4 में कीजिए, उसके सामने रख दीजिए। देखिए कैसे, 4 का गुणा 16 में करेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे आ जाएगा 16 और 5 दिया जाएगा 15, मतलब यहाँ पर निकल के आ गया कितना, 1। अब यहाँ पर गुणा करके देख लो, 5 गुणा 5 25, 25 और 5 गुणा 4 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, यहाँ पर आ गई आपकी 5, क्योंकि 5 का गुणा हमने 5 में किया 25 हो गया और 5 का गुणा हमने 4 में किया कितना आ गया, 20 आ गया। 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 5 बचेगा। 1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 5। उसने पूछा क्या है, बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, तो वो है आपकी कितनी, 3। तो 5 का गुणा आप बिल्कुल 3 में कर दो तो प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, 15 थी। क्रॉस मेथड में आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्रॉस मेथड सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको CGL में कराए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मैं आपको अभी उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन आप इसका उत्तर भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। यदि आप पे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप डाउट क्लब में लेकर आओ, मैं इसे सॉल्व ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, तो यदि आप पे बन जाता है तो आप कमेंट में उत्तर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, यदि दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% का डिस्काउंट देता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस। यदि 20% का डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचता होगा, 5 की चीज़ 1 का डिस्काउंट है तो 4 में बेचता होगा। ठीक है, अब उसके बाद में 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 10 की चीज़ 4 में बेच रहा है। ठीक है, तो वो 56 का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो आप दोनों का अंतर ले लेंगे तो आपको फिर उसके बाद में उसने पूछा क्या, उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी। ठीक है, तो वो होगी आपका 11 का मल्टीपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10% का लाभ वो पूछ रहा है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसे खुद से स्वयं करके देखिए, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके भर भर के कराए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका UPSI 12 दिसंबर को पूछा गया है। ठीक है, और मैंने आपको डिटेल में बता दिया, यदि 20% के डिस्काउंट पर देता है तो 20 पे 1 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा, 5 की चीज़ 4 में बेचेगा। ठीक है, और 10% का लाभ यानी 10 की चीज़ 11 में बेचेगा। उसने पूछा ही है कि मार्क प्राइस क्या होगा, उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी, तो 10 से चीज़ 11 कर दी, वही आपकी मार्क प्राइस हो जाएगी। तो जो भी उत्तर होगा उसमें 11 का भाग जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये रहा आज का सबसे लास्ट का क्वेश्चन, और इसमें आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके देखें, और नहीं बनता तो आप डाउट सेशन में लेकर आइए, इसे मैं ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको रखे थे, मतलब आपको करने के लिए अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कराया नहीं है, मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं। CGL के भी मैंने मतलब अरिथमेटिक के टॉप 20-25 क्वेश्चन ऐसे करा के मतलब वीडियो अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। एक बेहतरीन तरीके के साथ सॉल्यूशन उसमें दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम आपको पता ही होगा, ये है आपका टेलीग्राम, जो कि आपका चैनल का नाम ही है टेलीग्राम का। ठीक है, इस पर आपको सारी PDF मिल जाती हैं, और जब आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे इसके टेलीग्राम के, तो वहाँ पर आपको मिलने वाला है क्या, डाउट ग्रुप। डाउट ग्रुप से आप कोई भी जब आप डाउट लेकर आएंगे तो उसमें आपको पूरा निवारण किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप पर नहीं बनता है तो आप वहाँ पर लेकर आओ, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी आप करके ज़रूर देखना, और सेशन कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो ठीक है, ख़राब लगा तो ठीक है। और ये आपका पार्ट 1 है। यदि आपको पार्ट 2 की आवश्यकता है जिसमें मैं अच्छे और क्वेश्चन छांट के लाऊंगा और अच्छी ट्रिक के साथ, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब अपने मन से लिए, नहीं। आप एक एक क्वेश्चन गूगल करके देख लेना, सारे के सारे आपके यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। यदि आपको पार्ट 2 की आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी इसका जल्दी आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका दूसरा भाग लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी एसएससी सीजीएल के टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ अरिथमेटिक की, यदि आप चाहें तो उसमें भी जोड़ सकते हैं। मैंने आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन उसमें मतलब 2 से 3 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं और 1-2 वीडियो आपके CHSL के हैं, टॉप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।